वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्लास 7th हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम ओरिएंटेड कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जो साइंस के बेसिक नॉलेज हमको क्रिएट हो सके, हमारे दिमाग में हमको एक समझ विकसित हो सके। इस चैप्टर में मैं 12वें नंबर का चैप्टर डिस्कस करूंगा, यानी इस लेक्चर में, है ना, 12वें नंबर का चैप्टर डिस्कस करूंगा, पादपों में जनन। इसके पहले मैंने 11 लेक्चर डाल चुका हूं, 11 चैप्टरों के लेक्चर डल चुके हैं। क्लास 6th भी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी करके मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, है ना। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी जो पूछी जाती रहती है कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, जिससे हमको साइंस की समझ हमको विकसित हो सके। तो पादपों में जनन हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं एनसीईआरटी के नोट्स से डिस्कस करूंगा, जो मेरे द्वारा बनाई गई थी, जिसमें काम का लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखो, बुक में इस प्रकार का लिखा रहता है, आप देख सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं, मैं चैप्टर का नाम है पादपों में जनन। तो पादपों में जनन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये मैं पहले आपको बताऊंगा। तो जैसे कि अपने माता पिता से नए जीव पैदा, यानी अपने माता पिता से नए जीव पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ये आपने सुना होगा, है ना। क्या सुना होगा? अपने माता पिता से नए जीव पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। वैसे ही दोस्तों पादप प्रजनन होता है, वैसे ही पादप प्रजनन होता है। यह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे नए जीव या संतान पैदा करते हैं। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, नए जीव या संतान पैदा करते हैं। प्रजनन के तंत्र द्वारा अपनी प्रजाति को जारी रखकर या बनाए रखकर सभी जीवित जीव की एक अंतर्निहित विशेषता होती है ये जनन। अंतर्निहित विशेषता होती है ये जनन। तो देखो यहाँ पे बुक में वही तो लिखा हुआ है। कक्षा 6ठी, हमने कक्षा 6वीं में पढ़ा था, अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं, अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता के संतति का जन्म जनन कहलाता है दोस्तों। माता पिता के संतति का जन्म जनन कहलाता है। संतति का मतलब क्या है? यहाँ पे संतति का मतलब होता है संतान या फिर औलाद, है ना। तो ये जनन कहलाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पादप कैसे जनन करते हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों। पादप कैसे जनन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनन की विधियां बताई गई है पादप की, है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनन की विधियों की। जनन की विधियों की देखो, एक फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ। अधिकांश पौधों में मूल, तना और पत्तियां होती है दोस्तों। अधिकांश पौधों में क्या होता है? एक तो मूल होता है, तना होता है और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पादप के कायिक अंग। कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग क्या होता है? पौधों के वे अंग होते हैं जो जनन में भाग नहीं लेते, है ना, जनन में भाग नहीं लेते, बल्कि पौधों के पोषण, वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। पादप के विभिन्न भाग के नाम यहाँ पे लिखिए। तो कायिक उसे कहा गया है। समझ में आया क्या होता है ना। तो ये आगे पढ़ेंगे और जो समझ में आएगा और आपको अच्छे से। देखो ये, उसके बाद एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं दोस्तों, ये पता होना अपने को, है ना। उसके अलावा देखो, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं दोस्तों, अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। ये जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो ये पता होना कि ये क्या होता है, ये पता होना दोस्तों, है ना। ये पता होना कि ये क्या होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, है ना। तो लैंगिक जनन क्या है? जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन है, सबसे पहले अलैंगिक जनन, इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। यह जनन विधि है जिसमें क्या होता है, नए पौधे केवल एक ही पौधे से बनते हैं। नए पौधे केवल एक ही पौधे से बनते हैं, बिना किसी नर या मादा युग्मक के संयोजन के। बिना किसी नर या मादा के युग्मक के संयोजन से बनते हैं। तो यहाँ पे वही तो लिखा है, देखो, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादपों को उत्पन्न कर देते हैं। बिना बीज के ही नए पादपों को उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है। उसके बाद देखो इधर क्या है, कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ डिटेल में बताया गया। एक तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट उससे डिस्कस करवाता हूँ दोस्तों। ये बुक देख लीजिए, इस प्रकार का रहता है। देखो ये चित्र देख सकते हैं आप।
फिर ये देखो, ये आलू का चित्र देख सकते हैं, आलू की आंख में अंकुरित पाद। उसके बाद ये वाला देख सकते हैं, अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, है ना, ये देख लो ये। उसके बाद इधर देखिए ये बायो फिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलियां होती है ना। ये देखो, ईस्ट के मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है, ये देख लो ये वाला, है ना। उसके बाद ये खंडन, ये देखो ये। उसके बाद देखिए ये एक शैवाल का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये बीजाणु धनी पुंज, इसके बारे में देखो यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर लैंगिक जनन आ जाएगा, तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख लो इसको, आप ये देख लो एक बार, कवक के बीजाणु द्वारा प्रजनन, है ना। उसके बाद देखो ये देख सकते हैं आप पुंकेश्वर, और यहाँ पे स्त्री केसर, इसके डायग्राम देख सकते हैं, है ना। ये देख सकते हैं आप इधर साइड पुष्प के परागण, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लो एक बार, है ना। ये देखो सेब का डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पढ़ भी लो, इसको देख लो। उसके बाद ये देखो, ये बीज प्रकीर्णन के बारे में बताया गया, इसके बारे में देख लो। उसके बाद आगे चलेंगे अपन, ये देखो यहाँ पे सूरजमुखी के रोम युक्त फल, और ये इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये देख सकते हैं, उसके बाद इधर ये दिया हुआ है ना। अभ्यास फिर हम डिस्कस करेंगे, तो मैं मेरी नोट से डिस्कस करवाता हूं आपको काम का। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है पादपों में जनन, है ना। क्लास 7th का एनसीईआरटी समरी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, नोट्स के हिसाब से। तो पहला फैक्ट देखिए, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। संतति का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों कि संतति का मतलब है जैसे कि संतान हो गया या औलाद, है ना, का जन्म जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। लेकिन पादप जनन कैसे करते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पादपों में जनन पढ़ रहे हैं तो, लेकिन पादप जनन कैसे करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पादप जनन कैसे करते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो जनन की विधियां दी हुई है, तो विधियां देखते हैं जनन की कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है कायिक अंग दोस्तों। तो कायिक अंग क्या होता है, तो पौधे के वे अंग होते हैं जो जनन में भाग नहीं लेते, बल्कि पौधों के पोषण, वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। बल्कि पौधे के पोषण, वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। तो वही लिखा है देखो, अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां, यानी मूल, तना और पत्तियां होते हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कभी पूछा कायिक अंग क्या होते हैं तो पता रहना चाहिए, जड़ हो गया, तना, पत्तियां, ये सब कायिक अंग है दोस्तों, है ना। ये सब क्या है, कायिक अंग है। तो इतनी चीज समझ में आई कायिक अंग क्या होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट है, वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है ना, पुष्प जो है पादप के जनन अंग होते हैं, ये पता होना, है ना, ये पता होना दोस्तों। जैसे कि अपन ने पढ़े थे पिछली क्लास में, नर जनन अंग होता है पुंकेश्वर, और मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर, है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, वही तो लिखा है। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं दोस्तों, अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, उन्हें जनन उत्पन्न करते हैं दोस्तों। कैसा, क्या लिखा है, पादप अनेक विधियों द्वारा, तो विधियां बताइए, विधियों द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं उन्हें, है ना, करते हैं, ये पता होना। इनमें जनन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जनन 2 प्रकार के होते हैं, ये पता होना अपने को, है ना। तो पादपों में जनन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में असेक्सुअल बोलते हैं, असेक्सुअल, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जो सेक्सुअल कहेंगे इसे असेक्सुअल, इसे सेक्सुअल। इसमें आ लग जाता है असेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो ये समझ में आया, पादपों में जनन 2 प्रकार से होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। अलैंगिक जनन में नए पौधे बिना बीज से बनते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन में नए पौधे बिना बीज से बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीज से बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीज से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये बीजों से बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिना बीज के बनते हैं, बिना बीज के बनते हैं। इतना समझ में आया, है ना। अब देखिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सबसे पहले अलैंगिक जनन की डेफिनेशन पता होना। तो कभी पूछा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता ना होकर एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या समझ में आया,
यह जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता ना होकर किसी एक जीव ही कोई एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, है ना। कोई एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं दोस्तों, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया? वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, लेकिन अपन पादपों में पढ़ रहे हैं तो पादपों में भी उसका मतलब वही है ना। तो पादपों में भी उसका मतलब वही है। तो यहाँ लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में नए पौधे बिना बीज से उत्पन्न होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं, ये बताया गया है दोस्तों, है ना। तो अपन बोल सकते हैं अलैंगिक जनन क्या है? तो यह जनन की विधि है जिसमें नए पौधे केवल एक ही पौधे से बनते हैं, बिना किसी नर या मादा युग्मक के संयोजन से बनते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन कहते हैं दोस्तों। और लैंगिक जनन में बीज से बनते हैं उसे कहा गया है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसके बारे में समझना है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो क्या होता है ये कायिक प्रवर्धन? यह एक पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है दोस्तों। अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक नया पौधा तनों, जड़ों और पत्तियों से विकसित होता है, जड़ों से और पत्तियों से विकसित होता है। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक हो सकता है या कृत्रिम भी हो सकता है दोस्तों। प्रकृति से भी बनता है कई बार या कृत्रिम भी हो सकता है, कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले भाग कायिक प्रवर्धे कहलाते हैं दोस्तों, जो भाग लेते हैं। तो देखो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कभी पूछा कायिक प्रवर्धन क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल तने, जैसे कि पादप के मूल तने और पत्तियां, मूल का मतलब है जड़ है दोस्तों, मूल तने और पत्तियां, है ना। मूल तने और पत्तियां अथवा कली जिसे मुकुल कहा गया है, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, ये पादप के कायिक भाग होते हैं दोस्तों, कभी पूछा पादप के कायिक भाग कौन से? तो मूल, तने और पत्ती और कली, ये सब यानी कली यानी तना से ही होता है वो, तो ये सब पादप के कायिक भाग है ना। इसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं दोस्तों। तो क्या क्या पढ़े अपन ने यहाँ पे? पढ़े सबसे पहले मूल, तने और पत्तियां। सबसे पहले बात करते हैं अपन कली की, यानी देखो कलम या जिसे कर्तन भी कहते हैं दोस्तों। तो पादप का एक शाखा को उसकी सर्वसंधि, जैसे कि आपने गुलाब की कलम देखे होंगे, उसको अपन बीच से काट देते हैं, सर्वसंधि यानी बीच से काट दिए। सर्वसंधि से काटना और उसे मिट्टी में लगाना कलम कहलाता है दोस्तों। और कलम जो है उग जाती है, जो उसका तना है, जो कलम है, उसको लगा दो तो उग जाती है दोस्तों, उसमें पत्ती फूटने लगती है, उसकी जड़ निकल जाती है तो उग जाती है। तो उसे ही कहा गया, समझ में आया? उसे, जैसे किसी गुलाब के तने की कलम से जनन होता है, भी जनन हो जाता है और नया पौधा बन जाता है, उसे ही कहा गया है। समझ में आया एक चीज। अब दूसरा देखते हैं, कायिक कलिकाएं देखेंगे तो उसमें देखो आलू से भी हो रहा है। तो आलू भी एक प्रकार का क्या है? तना है। तो आलू की आंखों से अंकुरित होता पादप दोस्तों, जो आलू छोटे छोटे रह जाते हैं उसको रख दो तो अगले साल या 6 महीने बाद उसमें अंकुरित आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो जो अंकुरित आते हैं, जहां से अंकुरित आते हैं उसे उसकी आंखें कहते हैं। तो आलू की आंखों से अंकुरित होता पादप, है ना, आलू की आंखों से अंकुरित होता पादप जमीन में लगा दो तो नया पादप बन जाता है, पत्तियां निकल जाती है। वैसे ही अदरक भी एक प्रकार का तना है। तो यहाँ एक टुकड़ा, अदरक का एक टुकड़ा जिसमें एक नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, तो उसमें नए पादप अंकुरित होते हैं दोस्तों, जो उसकी आंख रहती है वहां से निकलते हैं, नए पादप अंकुरित होते हैं। देखा होगा आपने आपके घरों में, है ना। तो ये समझ में आया, तने से हो रहे थे। अब बात करते हैं पत्तियों से भी होता है दोस्तों वैसे ही। तो एक का नाम है, एक पत्ती का बायोफिलम की पत्ती। बायोफिलम की पत्ती जो है जिसके किनारों पर कलिकाएं होती है, इसे पत्थर चट्टा भी कहा जाता है दोस्तों। तो आपको बता दूं ब्रायो है, ब्रायोफिलम पिनोटम, इसका पूरा नाम है बायोफिलम पिनोटम, जिसे आमतौर पर पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग पारंपरिक रूप से इसकी औषधि
औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है इसका पारंपरिक रूप से गुर्दे की पथरी ठीक करने, मूत्र अपर्याप्तता के उपचार में भी किया जाता है, जिसको है ना, मूत्र अपर्याप्तता के उपचार में भी इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है बीमारियों को दूर करने के लिए, जैसे गुर्दे की पथरी ठीक करना है, मूत्र अपर्याप्तता यानी पेशाब ठीक से नहीं होती, तो उसके लिए भी इसका आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है इस पत्ती का। और ये पत्ती को अगर जमीन में लगा दो तो उसके किनारों पर कलिकाएं होती है, वहां से नया पौधा बना लेती है। तो नाम याद रखना है, ये ब्रायोफिलम की पत्ती नया पौधा बना लेती है। ये समझ में आया है ना, ये समझ में आया। तो ये समझ में आ गया अपन ने क्या क्या पढ़े। ये देखो, एक कलम करके एक पढ़े, कलम करने के बाद एक दूसरा हो गया, जैसे कि ये आलू वाला, अदरक वाला और ये पत्ती वाला, 3 चीज समझ में आया। अब मुकुलन की बात करते हैं। मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में होता है दोस्तों। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, अपन ने पढ़े। ईस्ट जो है एक कोशिकीय यानी एक कोशिकीय जीव है जो ब्रेड पर उगती है। जो कहाँ उगती है? ब्रेड पर भी उगती है, ब्रेड पर भी निकलती है दोस्तों। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है दोस्तों। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। जैसे एक ये ईस्ट है तो फिर ये दूसरा ईस्ट आया, यानी ये ईस्ट का आगे बता रहा हूँ, तो यहाँ से एक नया निकल जाता है, फिर उसके बाद जैसे तीसरा, फिर यहाँ से निकल के ऐसा, तो ये नए जीव बनना शुरू हो जाते हैं। तो वही बताया गया यहाँ पे, ईस्ट को कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बाल्ब, यानी बाल्ब बोलते हैं उसको, यानी छोटे छोटे जीव, जैसे प्रवर्धन मुकुलन या कली कहलाती है, और ये नए जीव बन जाते हैं। तो उसे ही बताया गया मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये याद रखना है दोस्तों, मुकुलन है ना, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये पता रहना चाहिए। और ये एक कोशिकीय जीव है, इतना पता होना। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है, पूछा जाता है कई बार, है ना। ईस्ट का उपयोग बेकरी, ब्रेड उद्योग और शराब की भट्टी, शराब उद्योग के क्रियवन कारक के रूप में किया जाता है। इसका नाम इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखती है, स्पाइरोगोरा। नेक्स्ट, खंडन के द्वारा किसका होता है? खंडन के द्वारा होता है स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है दोस्तों। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अंततः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह पौधा सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों। तालाबों में, मीठे पानी में आपने देखा होगा, जो काई होती, काई उसे कहते हैं दोस्तों। यह पौधे सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है, जो जल की ऊपरी सतह पर तैरता है दोस्तों। तो यह एक शैवाल है जिसका जो खंडन के द्वारा अपनी वृद्धि करता है। किसके द्वारा जनन करता है? खंडन के द्वारा। याद रखना है, खंड खंड होकर बढ़ता है और खंडन के द्वारा। तो स्पाइरोगोरा एक शैवाल है, ये पता होना, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो एक शैवाल है, कभी पूछा, स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, ये याद रखना है। अब बीजाणु निर्माण की बात कर लेते हैं अपन। बीजाणु निर्माण, तो आपको बता दूं, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे युग्मकों, यौन कोशिकाओं के संलयन या माता पिता की भागीदारी के बिना संतान पैदा कर लेते हैं। यहाँ बाइनरी विखंडन के द्वारा बीजाणु निर्माण जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। तो कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, फर में बीजाणु द्वारा जनन होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं, ये पता होना दोस्तों। अलैंगिक है ना, बीजाणु यानी बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, उसे ही अलैंगिक जनन कहा गया। इतना समझ में आया क्या? बस, अब लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। तो लैंगिक जनन जब भी अपन ने पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जब भी अपन ने पढ़े थे, लैंगिक जनन में नए पौधे बीज से बनते हैं दोस्तों, बीज से बनते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या थी? वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला फैक्ट देखिए, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, ये हमको पता है, सही बात है। पुंकेश्वर नर जनन अंग होता है, ये पता होना। और स्त्री केसर जो है ये मादा जनन अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, ये पता होना। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में पता होना। एक लिंगी पुष्प, तो ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेश्वर या अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित रहते हैं।
उन्हें कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंग यानी जिसमें एक ही लिंग है, या तो मादा जनन अंग है या स्त्री जनन अंग है ना, उसको एक लिंगी कहेंगे। या तो पुंकेश्वर है या स्त्री केसर, दोनों में से एक भी उपस्थित है तो उसको एक लिंगी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, पेपर में आ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये सब पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये सब फल एक लिंगी पुष्प है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा पूछा था एक बार क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक लिंगी पुष्प है या नहीं है, इस प्रकार का भी पूछ लेता है। लेकिन अपने को नाम पता होना, जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वही मैंने यहाँ पे बताया हूँ। बस मक्का हो गया, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये सब एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये सब एक लिंगी पुष्प होते हैं। उसके बाद देखिए द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें दोनों लिंग होते हैं। तो जैसे कि पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं दोस्तों, जिसमें पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे, है ना, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल, एक तो सरसों हो गया, गुलाब हो गया, पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इतना समझ में आया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, ऑप्शन ये दे सकता है, इसलिए याद रखना है अपने को। पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़े थे और आप इस बार भी पढ़ लेते हैं। पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पुतंतु, दूसरा होता है परागकोश। पुतंतु एवं परागकोश, पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पुतंतु और एक होता है परागकोश। स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं, एक तो होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। और अंडाशय में ही बीजांड उपस्थित होते हैं, यही होते हैं अंडाशय में ही बीजांड उपस्थित होते हैं, ये पता होना। ये ऐसा पूछ लेता है कई बार, इसलिए पता होना। पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, है ना, स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं, तो इनके नाम पता होना चाहिए अपने को, क्या होते हैं करके। बीजांड कहाँ होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं परागकोश के बारे में। परागकोश में परागण होते हैं दोस्तों, परागकोश में परागण होते हैं, जिसे शुक्राणु कहेंगे, है ना। शुक्राणु इसके अंदर होते हैं, परागकण के अंदर, है ना, जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय होता है दोस्तों। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, है ना। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में ही होता है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में ही होता है। कहाँ होता है? बीजांड में ही होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन को युग्मनज कहते हैं, यानी जायगोट, इंग्लिश में कहते हैं जायगोट कहते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता रहना चाहिए। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से जो कोशिका बनती है उसे जायगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। उसे क्या जायगोट या युग्मनज कहते हैं, याद रखना है। पौधों की बात हो रही है, पौधों की, है ना, तो जायगोट कहते हैं, जायगोट। इतना समझ में आया क्या? अब बात करते हैं अपन परागण की। परागण क्या होता है? तो परागण क्या होता है ये समझ में आ गया। जायगोट वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए पता होना। यौन प्रजनन के दौरान नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनने वाली कोशिका को युग्मनज या जायगोट भी कहा जाता है। ये पता रहना चाहिए, है ना। ये लैंगिक प्रजनन का नतीजा होता है। जो जायगोट होता है ये लैंगिक प्रजनन का नतीजा होता है, इतना याद रखें। अब बात करते हैं अपन परागण की। परागण का मतलब होता है फूल के नर भाग से मादा भाग तक पराग कणों का स्थानांतरण। क्या समझ में आया? फूल के नर भाग से मादा भाग तक पराग कणों का स्थानांतरण ही कहलाता है। यह पौधों के प्रजनन का एक अहम हिस्सा है दोस्तों। परागकण की वजह से ही बीज बनता है, जो आगे जाकर नए पौधों में बदल जाता है। तो देखो, पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है दोस्तों। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपरागण होता है, दूसरा परपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब होता है यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। यदि स्वपरागण यानी यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्व यानी खुद पे गिर रहा है, इसलिए स्व
स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण का मतलब है उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे पर परागण कहते हैं। उसी पादप के किसी अन्य पुष्प, उसी पुष्प पे गिर रहा है तो स्व परागण, और दूसरे फूल पे गिर रहा है तो परा यानी पर परागण कहते हैं। ये समझ में आया क्या? उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे पर परागण कहते हैं। ये समझ में आ गया है ना? परागण का मतलब समझ में आ गया होगा तो समझ में आ गया। फूलों के नर भाग से मादा भाग तक परागकणों का स्थानांतरण को ही परागकण कहते हैं। परागकण नहीं, परागगण कहते हैं। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं अपन निषेचन की, यानी जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो इसके बारे में क्या है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज यानी संयोजन द्वारा बनी कोशिका जायगोट कहलाती है। युग्मनज यानी जायगोट कहलाती है, तो ये पता हो गया जायगोट कहलाती है। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है दोस्तों। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, ये याद रखना है। युग्मनज जो है भ्रूण में विकसित हो जाता है ना? तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सबसे पहले पूछा फर्टिलाइजेशन, तो नर और मादा युग्मकों के युग्मनज संयोजन द्वारा बनी कोशिकाएं जायगोट कहलाती है। फिर जायगोट जो है बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये पता होना। फर्टिलाइजेशन कहलाता है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, ये पता होना। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है फल और बीज का विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आम, सेब, संतरा, है ना। कुछ कठोर होते हैं, बादाम और अखरोट, ये ऊपर से कठोर होते हैं कि नहीं? बादाम और अखरोट ये कठोर होते हैं। अब बात करते हैं अपन बीज प्रकीर्णन की। ये इंपॉर्टेंट है, बीज प्रकीर्णन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बीज प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दूं, इसका मतलब होता है बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना या जाना, ताकि वे नए स्थानों पर उग सके और मूल पौधों से दूर रहे, जो पहले का पौधा था उससे दूर रहे और दूसरी जगह उग सके। तो बीज प्रकीर्णन के तरीके होते हैं, यानी किस किस चीज़ से हो सकता है, तो एक वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। ये समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वायु के द्वारा बताया गया है, ये भी वायु के द्वारा बताया गया है और जंतुओं के द्वारा बताया गया है। तीन ही एग्जाम्पल दिए थे, जल के द्वारा भी होता है। तो देखो सबसे पहले है सेहीजन के बीज। सेहीजन या सहजन भी बोलते हैं दोस्तों। जो मोरिंगा होता है ना, मोरिंगा, उसी को कहा गया है दोस्तों। ये मोरिंगा को, जो मुनगा नहीं होता, गांव में मुनगा कहते हैं, इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं, है ना, जो काफी पौष्टिक होता है। उसको इंग्लिश में ड्रामास्टिक कहते हैं, ड्रामास्टिक। तो सेहीजन या ड्रामेस्टिक और द्विफल यानी मैफिल के बीज, ये वायु द्वारा होता है दोस्तों। इसका बीज प्रकीर्णन जो है वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है ना, वायु के द्वारा होता है, इतना पता होना। तो ये सेहीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको बताने के लिए। सहजन एक प्रकार की सब्जी होती है हरी कलर की, जिसमें विटामिन ए और बहुत सारी प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है दोस्तों मोरिंगा। समझ में आ गया? इसके बीज भी होते हैं। तो द्विफल की बात करते हैं। द्विफल जो होता है, द्विफल जो है, द्विफल का मतलब है यहाँ पे द्विफल, जिसे महफिल भी बोलते हैं, है ना, महफिल भी बोलते हैं। एक प्रकार का फल होता है जो दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसको द्विफल बोलते हैं, इसलिए इसको द्विफल बोलते हैं दोस्तों। इसका बीज प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। इसका बीज प्रकीर्णन कैसा होता है? वायु के द्वारा होता है। बात करते हैं सूरजमुखी की। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मादर यानी आँख के रोमयुक्त बीज वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। इसका वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है, याद रखना है। इसके अलावा यूरेना और क्या है नाम, यूरेना और जैंथियम। यूरेना और जैंथियम है ये, जैंथियम, जैंथियम है ना, जा में आएगी मात्रा।
ये देखो ऐसा लिखेंगे इसको, जामे आई की मात्रा जैंथियम, है ना। ये तो दोस्तों जंतुओं के द्वारा जो कुछ कांटेदार बीज होते हैं, जो हुक जैसे होते हैं, संरचना वाली होती है, जंतुओं के शरीर में चिपके हुए होते हैं, तो जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और जंतुओं द्वारा एक स्थान तक बने नहीं रहते, दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये वाले बीजों के बारे में बताया गया, जंतुओं के द्वारा इसका क्या होता है, बीज प्रकीर्णन होता है। जंतुओं के द्वारा इसका बीज प्रकीर्णन होता है। इसके अलावा जल के द्वारा भी होता है। जिन पत्तों का स्पेरानी होता है ना, तंतुमाई, तो वो जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे नारियल हो गया, जैसे कि नारियल का हो गया, नारियल का, है ना, नारियल का। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बीज प्रकीर्णन, है ना। ये वायु के द्वारा, ये भी वायु द्वारा, और ये जंतुओं के द्वारा। उसके बाद अब अपन अभ्यास प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपने क्या सीखा, तो ये पूरी समरी तो मैंने उधर डिस्कस कर ही दिया हूँ, फिर भी आप लोग एक बार देख लो, पूरी चीज पढ़ी पूरा ही नजर आएगी, है ना। अभ्यास प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये वाला देख लेते हैं। जिन पादपों में कायिक अंगों के नए पादप में उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है ना। ये तो पता ही है आपको, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो समझ में आ गया, ये पहला वाला समझ में आया क्या, है ना। पौधों के जड़, तना, पत्ती जैसे वर्दी भागों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं दोस्तों। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ये सेकंड वाला एक लिंगी होता है, ये भी बता दिया था मैंने, है ना। उसके बाद देखो ये वाला, ये परागकण कहलाता है, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था। पवन जल, ये पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा पूरा, अगर लेक्चर ध्यान से देखे हो तो। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कली या मुकुल जो है ईस्ट में होता है, ईस्ट के द्वारा जनन होता है इसका। आँख किस में होती है, आलू में होती है, वहां से नया पौधा निकलता है। खंडन देखो किस में होता है, खंडन जो होता है ये स्पाइरो गायरा में होता है, खंडन करके। पंख काय में होते हैं, तो ये महफिल के जो बीज होते हैं उसमें पंख भी होता है ना, बताया था मैंने। बीजाणु किस में होते हैं, डबल रोटी की फफूंद में, है ना। ये देखो समझ में आ गया होगा। अब देख लो इसको भी, पादप का जनन अंग भाग कौन सा है, पुष्प। नर और मादा युग्मक के युग्मक का प्रकरण फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। ये अंडाशय कहाँ होता है, फल में, है ना। ये देखो, ये बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव, डबल रोटी का फफूंद, है ना, डबल रोटी का फफूंद। और ये पत्तियों में ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा जनन करता है, पत्तियों के द्वारा करते हैं, मैंने बता दिया था, जिसे पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या है, खत्म। इस लेक्चर में इतने ही धमाकेदार तरीके से मैंने जो भी काम की चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं धमाकेदार तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।